बिहार राज्य की राजधानी पटना में आयोजित ये जनसभा हमारे प्रियतम नेता, दिवंगत नेता और इस युग के मायने की जो पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एक तरफ और दूसरी तरफ सर्वहारा मजदूर किसानों की क्रांति का जो युग है, इस युग के प्रख्यात मार्क्सवादी चिंतक, दार्शनिक और एसोसिएट कम्युनिस्ट के निर्माता कॉमरेड सिद्धार्थ बोस की 48वीं बरसी पर ये जनसभा में हम सब शामिल हैं। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और एसोसिएट कम्युनिस्ट की केंद्रीय कमेटी की ओर से आप सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, कॉमरेड सिद्धार्थ बोस की मृत्यु 5 अगस्त 1976 में हुई थी, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी और आप में से जो बुजुर्ग हैं या राजनीति की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, इंदिरा गांधी ने सारे देश के नेताओं को उस वक्त जेल में डाला हुआ था और जनता के जीने का मौलिक अधिकार इसको भी छीन लिया था। राजनीतिक क्षेत्र में घोर अंधेरा पूरे देश के पैमाने पर था। उस वक्त ये महान शख्सियत, महान व्यक्तित्व, महान क्रांतिकारी हमारे बीच में नहीं रहे। उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 53 साल। 53 साल कोई उम्र नहीं होती है कि एक आदमी दुनिया से चला जाए। बात क्या है? इमरजेंसी लगने से पहले जो सारे देश में एक आंदोलन था, आंदोलन का तूफान था, ये बिहार की धरती, गुजरात, ये जो छात्र और नौजवानों को जो आंदोलन खड़ा हुआ था, उसी आंदोलन की महत्ता को समझते हुए कॉमरेड सिद्धार्थ बोस के स्वास्थ्य उन दिनों में अच्छे नहीं थे, लेकिन वो देश के कोने कोने में गए, यहां पटना में आए। जो बुजुर्ग सरदय नेता थे जयप्रकाश नारायण जी, उन्होंने टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। कॉमरेड सिद्धार्थ बोस उम्र में उनसे बहुत छोटे थे, उनके पास मिले थे और उनसे मंत्रणा की थी, बातचीत की थी। 2.5 घंटा के बातचीत के बाद जयप्रकाश नारायण उनकी बात से सहमत होते हुए और एक नारा दिया था। सिद्धार्थ बोस ने उनको राय दी थी कि ये संपूर्ण क्रांति को पूरा करना है तो ये कदापि हो नहीं सकता है। गांव गांव में, शहर की बस्ती बस्ती में, पूरे देश के पैमाने पर अगर देश की जनता, जनगण, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, मां बहन, ये सब अगर संगठित रूप से उठ ना खड़े हो तो संपूर्ण क्रांति सिर्फ नारा रह जाएगी। और अगर इंदिरा गांधी डंडा लेकर उतरेगी तो गांधी मैदान में जो लाखों लाखों की भीड़ जमा हो रही है, इस तरह की देश के कोने कोने में आंदोलनों में भाग ले रही है, वो ठहर नहीं सकती। तो इसके लिए गांव गांव में, बस्ती बस्ती में, निचले स्तर से लेकर राज्य स्तर तक देश के पैमाने पर संघर्ष कमेटी, संग्रामी संघर्ष कमेटी को बनाई जाए, जिसमें सभी तरह के लोग हों, इस पार्टी के हों, उस पार्टी के हों, जो जनता के लिए जिनका दिल उबल रहा है
जो जनता से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, न्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने को पेश करते हैं, उन सभी को संग्रामी कमेटी में जोड़ा जाए। सिर्फ वो पटना में नहीं, वो दिल्ली गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस वक्त जो यूनिवर्सिटी टीचर्स, कॉलेज टीचर्स, दिल्ली के बुद्धिजीवी लोग, उनके बीच में मार्क्सवाद की क्लास लगाई। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद आज क्यों चाहिए देश की मुक्ति के लिए? मार्क्सवाद ही एकमात्र सोच है, दर्शन है जो मजदूर किसानों को अपनी मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। वो हरियाणा के 1974 में, मैंने कहा उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। 1972 में वो मौत के मुंह से निकले थे। एक जो गंभीर किस्म की बीमारी के शिकार हुए थे, और देखिए वो हमारे सर्वोच्च नेता थे। पार्टी उनको हर कीमत पर बचाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मुझ पर बहुत खर्च हो रहा है, उन्होंने पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि शायद ये बीमारी, वो खुद समझते थे ये बीमारी ऐसी है जिससे मैं बच कर नहीं पाऊंगा। तो जनता से जो उनकी गाड़ी कमाई से जो एक एक पैसा हम जमा करते हैं, उसको मुझ पर व्यर्थ खर्च नहीं किया जाए। पार्टी के नेता नहीं माने। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आप मेरे पार्टी के नेता समझाइए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, आप मुझे सिर्फ 72 घंटे दे दीजिए। डॉक्टर को, जो नामी डॉक्टर थे, उनको एक उम्मीद थी कि शिवदास घोष इतनी भयंकर बीमारी में भी चेतना बल उसको खोए नहीं। हो सकता है यही चेतना बल दवाई और बाकी चीजों के साथ साथ इनको इस बीमारी से बचा दे, और वो बचे। मैं और एक इंस्टेंस देना चाहता हूं। उन्होंने हमेशा पार्टी को एक सिखाया कि संकट कितना भी हो, मामला कितना भी संगीन हो, लेकिन आप काम को नहीं छोड़ेंगे। क्रांतिकारी काम से बढ़कर कोई काम नहीं। ठीक उसी वक्त उनसे हमारे पार्टी के 2 बड़े नेता वो हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए, यहां बिहार से, कॉमरेड प्रतीक चंदा और उस वक्त कॉमरेड शंकर से। जब वो दोनों गए, सिद्धार्थ घोष ने क्या कहा, अब ताजुब करेंगे। उन्होंने कहा मारिया सारी पार्टी को ताड़ा, सारे कामकाज छोड़कर आ गए मेरे पास। देखिए ठीक है, मैं बीमार हूं, हो सकता है मैं जिंदा ना रहूं, लेकिन नेता लोग इस तरह से छोड़ के आएंगे तो आपके जिम्मे जो जनता को संगठित करने का, अन्य अत्याचार के खिलाफ संग्राम गठित करने का जो हर किसी के हाथ का दायित्व है, उस दायित्व को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी उनका मौत के मुंह के वक्त भी चेतना और जनता के प्रति। खैर जो भी हो, मैं कह रहा हूं कि ये जो 72 से लेकर 74, 75 जो देश के कोने कोने में जिस तरह से वो गए, तो उनका स्वास्थ्य पहले ही आप जानते हैं, जब वो आजादी आंदोलन में आए थे, किन परिस्थितियों में, कितना दिन भूखा, कितना दिन तरह तरह के
समस्याओं से जूझते हुए, तो उससे उनका बदन जवाब दे गया था, उनका शरीर जवाब दे गया। तो कॉमरेड शिवदास बोस 53 साल की उम्र में हमसे गए। मैंने जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का जिक्र किया है। वो आंदोलन एक महान आंदोलन था। उसके सामने 3-4 प्रमुख मापे थे: महंगाई, बेरोजगारी और जो हमारी शिक्षा है उसकी कुनीतियां, जन विरोधी शिक्षा नीति और शासन के जर्रा जर्रा में, नस नस में बैठा हुआ भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ लड़ाई, एक जनतांत्रिक लड़ाई। शिवदास बोस इसलिए भी देश के कोने कोने में गए, खासतौर पर वामपंथी पार्टियों के नेताओं के सामने उन्होंने दलील और अपील कि ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन, एक जनतांत्रिक आंदोलन है। इस आंदोलन को देश के कोने कोने में आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही आंदोलनों के माध्यम से क्रांति का दरवाजा एक दिन खुलेगा। वामपंथी पार्टी ऐसी से कम्युनिस्ट को छोड़कर इस आंदोलन में नहीं आ रही। सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, शासन के साथ, इंदिरा गांधी के साथ खुल्लम खुल्ला, और सीपीएम अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीछे समर्थन दे रही। कॉमरेड शिवदास बोस की दलील थी कि आप जो वामपंथी पार्टी कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में जनसंघ है, उसके पीछे आरएसएस है, तो क्योंकि जनसंघ इस आंदोलन में है, इसलिए ये आंदोलन एक प्रतिक्रियावादी आंदोलन है। ये आपका सोच सही नहीं। ये जनता का आंदोलन है, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन विरोधी शिक्षा के खिलाफ, महंगी शिक्षा के खिलाफ। जो इस आंदोलन में शामिल होगा, जनता उसी के साथ जुड़ जाएगी, जनता उसी से प्यार करेगी। जब आग लग जाती, घटिया से घटिया आदमी को अगर आग बुझाने के लिए जाता है, जनता उसको हीरो मान लेती है। जनता की यही प्रवृत्ति। तो जो जनसंघ सचमुच एक प्रतिक्रियावादी पार्टी थी उस वक्त, आज भाजपा उसी से निकल के पड़ी, आरएसएस उसके पीछे, ये सही है। लेकिन अगर वाम पार्टियां इस आंदोलन में शामिल हों और आंदोलन में शामिल होते हुए देश के कोने कोने में इस आंदोलन को वाम दिशा दें, इस आंदोलन को सही दिशा दें, जनसंघ पीछे पड़ जाएगा। जनता के सामने वाम नीति, वाम राजनीति सामने आएगी और वाम इस जनता के जन आंदोलन के भीतर एक नई शक्ति के रूप में आगे बढ़ेगा, एक नई शक्ति बन के उभरेगा। नहीं, और देखिए, जब इमरजेंसी हटी, चुनाव हुआ, तो वही जनसंघ पार्टी किस तरह से आगे बढ़ी। आज भारतीय जनता पार्टी जो 2 से आज शासन में बैठी है, शिवदास बोस ने बहुत पहले यह आगाह किया था कि अगर सही वामपंथी रास्ते पर देश के अंदर जन आंदोलन खड़े नहीं होंगे, अगर उच्च नीति नैतिकता पर, सर्वहारा की जो नीति नैतिकता है, उसके आधार पर एक महान चरित्र को धारण किए हुए आंदोलन के कर्मी नहीं होंगे, आंदोलन के नेताओं का चरित्र एक चुंबक ये नहीं होगा, तो आंदोलनों के भीतर से भी एक निराशा और हताशा ही जनता के बीच में जाएगी। और जो दक्षिणपंथी ताकते हैं, जनसंघ टाइप जो ताकते हैं, भाजपा जैसी ताकते हैं, आरएस जैसी ताकते हैं, आगे बढ़ेंगे। लेकिन खेद की बात है कि सीपीआई तो उस वक्त माने नहीं, सीपीएम और दूसरे लोग भी नहीं माने। नतीजा क्या हुआ, वो आज हम भुगत रहे। तो शिवदास बोस इस तरह से उस वक्त आंदोलनों को निखारने, आंदोलनों को सही दिशा देने के लिए देश के कोने कोने में खाक छान रहे थे। जयप्रकाश नारायण को इमरजेंसी 25 जून को लगी है, 26 जून को लगी है। बंगाल के शिवड़ी शहर में जयप्रकाश नारायण को नौजवानों के सम्मेलन में आमंत्रित किया। जहां शिवदास बोस मुख्य वक्ता थे, जयप्रकाश नारायण उसके चीफ गेस्ट थे।
वहां उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, मैं अपील करता हूं वो दोनों वक्तव्य कमल शिवदास बोस के जो जयप्रकाश नारायण की हाजिरी में लिए थे, वो प्रकाशित एक पुस्तिका का रूप में है, आप उनको पढ़ेंगे। और आज देश में जन आंदोलनों की जो जरूरत है, उससे एक दिशा लेंगे, एक समझ लेंगे कि आज फिर से उसी तरह के आंदोलनों को देश के अंदर खड़ा करने की जरूरत है। ये सब कहकर मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत समय बीत गया है। उस आंदोलन, वो 74-75 का आंदोलन 25 और 25, 50 साल, 45 साल से ज्यादा अरसा हो गया। महंगाई खत्म नहीं हुई, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, उल्टा कहना चाहिए आज देश के अंदर भयंकर महंगाई और बेरोजगारी। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां शासन में है चाहे विपक्ष में, क्या दे रहे हैं? खोखले नारे दे रहे हैं, खोखले नारे दे रहे हैं, गारंटियां बांटी जा रही हैं। समृद्ध भारत, शाइनिंग इंडिया, इस तरह के खोखले नारे दिए जा रहे हैं। आज बेरोजगारी जिस जगह पर देश में जो 135 करोड़ आबादी जो है, 70 करोड़ 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 20 से 24-25 साल की उम्र के नौजवान 20-25 करोड़ के करीब बेरोजगार हैं। आज घर घर में बेरोजगारी। क्या हम कोरोना टाइम, क्या ये लॉकडाउन का समय भूल सकते हैं? इस तरह से हमारे बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश और ऐसे ही दूसरे राज्यों से जो मजदूर देश के कोने कोने में अपनी रोजी रोटी के लिए गए थे, जिनको आज नाम दिया जाता है प्रवासी मजदूर, उनके साथ क्या हुआ? क्या हम भुला सकते हैं? किस तरह से राह चलते हुए, किस तरह से बंद कमरों में, किस तरह से मौत का शिकार हुए। और रोजगार के लिए ही देश के कोने में, देश के कोने कोने में, तो उस बेरोजगारी के लिए जितने भी सरकारें आज तक हुई हैं, क्या किया? ये बेरोजगारी का दंश भयंकर रूप से बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह हमको समझनी होगी। और सरकार क्या जा रही है कि हर जगह जो स्थायी रोजगार थे, उसकी जगह टेम्परेरी ठेका का रोजगार ला रही है। यहां तक कि फौज में अग्निवीर जैसी स्कीम ला रही है। 2 साल 4 साल नौकरी करेंगे, फिर उनको भगा दिया जाएगा। तो ये जो बेरोजगारी महाविकराल हमारे देश में है, यही हालत महंगाई का है। सिर्फ परचून महंगाई, जब हम एक खोखे पर छोटी दुकान पर जाकर खरीदते हैं, सिर्फ वही महंगाई नहीं है। पिछले दिनों के अखबार उठा के देखेंगे तो थोक पैमाने पर, थोक व्यापार के अंदर भी भयंकर महंगाई है। इस देश के लोग कैसे जिएंगे? क्या खाएंगे? स्कूलों में जहां तहां कभी कभी सरकारें खून की जांच कराती हैं। स्कूलों में विद्यार्थियों में खून की कमी, कहीं 58%, कहीं 80%, महिलाओं में 70-80% खून की कमी। कुपोषण किसको कहते हैं? भूख किसको कहते हैं? ये भूख ही तो है, नहीं तो खून पूरा क्यों नहीं है? अगर सही खाना मिले तो आज हमारा देश इस महंगाई के चलते जिस तरह से भूख और कुपोषण का शिकार हो रहा है, रोंगटे खड़ी कर देने वाली स्थिति है। मां अपने संतान को सिर्फ इसलिए बेच देती है, सिर्फ कालाहंडी में नहीं, उड़ीसा के जगह जगह से इस तरह के समाचार अखबारों में हर रोज भरे रहते हैं कि मैं उसको खिला नहीं सकती, कम से कम जिसके हाथों में जाएगा वो जिंदा तो रहेगा। ये महंगाई। और देखिए, आप ध्यान से समझेंगे कि जो डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस के जो रेट बढ़ते हैं, इस देश का
ज्यादा से ज्यादा माल एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाया जाता है, रेलगाड़ी से भी ज्यादा ट्रकों से ढोया जाता है। अगर डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो चीजें यहां से वहां ले जाई जाती हैं उनके भी दाम बढ़ेंगे। सारी दुनिया में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम तड़ी में पड़े हैं, बहुत सस्ता है। लेकिन भारत सरकार और हर प्रांत सरकार जो तेल बाहर से आता है, रसोई गैस, पेट्रोल, उसके ऊपर भारी भारी टैक्स लगाए, बड़ी कंपनियों को भी लूटने का अवसर दे रहे हैं और खुद सरकारें भी लूट रही हैं। 26 लाख करोड़ रुपया पिछले 9-10 साल में मोदी की सरकार ने, जो 1-2 सरकार तीसरी आज बैठी, पिछले 9-10 साल में 26 लाख करोड़ रुपया जनता की जेब पर डाका मार के सिर्फ डीजल पेट्रोल से। तो आप सोच सकते हैं महंगाई की किस कदर है। इस बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ एक बड़े संग्राम की जरूरत है। आज जो किसान देश के कोने कोने में आजादी से पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं कि उनकी जो पैदावार है उसके सही दाम मिले, उनके भी परिवार का गुजर बसर हो सके। और किसान, खासतौर पर हमारा संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ये लड़ाई है, ये मांग है कि किसान अगर खाना खा रहा है तो उसके बगल का बस्ती में जो भूमिहीन है, जो लैंडलेस है, जो खेतीहर मजदूर है, जो मनरेगा का मजदूर है, वो भूखा रहे, ये मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। सरकार किसान की फसल को सही दाम पर खरीदे, लेकिन साथ के साथ ये जिम्मेवारी ले, नहीं तो सरकार क्यों है, जिम्मेदारी ले कि जो खाद्य सामग्री, अनाज, दूसरी चीजें उसने खरीदी हैं, उनको सस्ते रेट पर अच्छी क्वालिटी में जितनी मात्रा एक गरीब परिवार को चाहिए, उनको सरकारी दुकानों को के माध्यम से उनको उपलब्ध कराए। इसलिए जब हम एमएसपी की मांग करते हैं, हम ये मांग करते हैं कि गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में, शहर की गरीब कॉलोनियों में हर जगह सरकारी दुकान खोले और उनको सस्ते रेट पर दें, जिसको हम कहते हैं ऑल आउट स्टेट ट्रेडिंग। खाने पीने की तमाम चीजें सरकार खुद खरीदे और खुद वितरण करे। ये हो सकता है संभव। आज किसान ये लड़ाई लड़ रहा है। 2004 में उस वक्त कांग्रेस, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक कमीशन आयोग बिठाया था, स्वामीनाथन किसान आयोग। मैं समय नहीं लूंगा आपका ज्यादा। उसने सिफारिश की थी कि किसानों को लागत से 1.5 गुना मिलना चाहिए। कांग्रेस उसके बाद 6 साल पावर में रही थी, नहीं दिया। 2014 में मोदी ने 300 सभाएं की थी देश में कि हम किसानों को 1.5 गुना लागत के दाम देंगे, एमएसपी देंगे। 10 साल हो गया, 11वीं साल प्रवेश हो रही है, वो नाम तक नहीं लेते। उल्टा जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे, 750 किसान शहीद हुए, उनको गालियां दी सरकार ने, भाजपा वालों ने, आरएसएस वालों ने, उनके ऊपर गुंडागर्दी की, हमले किए। लेकिन एमएसपी आज भी नहीं, उनसे वादा किया तो आज किसान लड़ रहे हैं, खेती हाथ मजदूर लड़ रहे हैं।